नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कोरोना का खौफ एक बार फिर से बढ़ गया है। लगातार जिस तरह से चीन में मामले बढ़ रहे हैं और उसके बाद भारत भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि एक नया वेरिएंट कोरोना का सामने आया है, उसको लेकर लगातार जो सतर्कता है वो बरती जा रही है। उसको लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मॉक ड्रिल में कितनी तैयारी है भारत की, या फिर उत्तर प्रदेश कितना तैयार है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, इसको जांचा परखा जाएगा। इसके अलावा क्या तैयारी है, सरकार कितनी तैयार है, इस पर राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति हुई आप सभी जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोरोना की जो नई लहर आने की संभावना जताई जा रही है उसको लेकर भारत कितना तैयार है, उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी तैयार है, और इसी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो उपकरण हैं उनको जांचा परखा जाएगा कि अगर किसी तरह की लहर अगर आती है, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों एक लहर आई थी और उसके बाद अस्पतालों में भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी, अगर उस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसके लिए सरकार कितनी तैयार है, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना तैयार है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ई हॉस्पिटल बना दिए हैं। अब मोबाइल पर अपने आप पर्चा बनवा सकते हैं, डॉक्टर से समय ले सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। बेड्स के साथ साथ आप ऑपरेशन थिएटर कब खाली है, ऑपरेशन की क्या स्थिति है, प्राइवेट वार्ड कब खाली, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। मॉक ड्रिल कल 10 बजे प्रारंभ होगा। पूरे प्रदेश में एक साथ मॉक ड्रिल हम करेंगे कोविड प्रबंधन को लेकर। उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसकी जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा है और आइसोलेट करने के लिए कहा है। और हम सभी ऐसे विदेश यात्री से अपील करते हैं कि आएँ तो अपनी टेस्टिंग अवश्य कराएं, कोविड को फैलने न दें। और जीनोम टेस्टिंग हम कराएंगे, अगर पॉजिटिव आए और निगेटिव आए तो थोड़े दिन हम आइसोलेशन में रहने के बाद उनको सार्वजनिक स्थल पर जाने के लिए कहेंगे। तो लगातार तैयारियों की बात डिप्टी सीएम की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरह के दो जो केस हैं वो सामने आए हैं, एक आगरा से दूसरा उन्नाव से, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि इन दोनों के जो सैंपल हैं वो भेजे गए हैं, जीनोम सीक्वेंसी जो है वो कराई जा रही है। अगर कोई नया वेरिएंट इन दोनों में पाया जाता है तो उसके बाद निश्चित तौर पर सतर्कता जो है वो बढ़ जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनीष सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। प्रियंका गुप्ता जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रियंका जी आपका भी बहुत स्वागत है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है हरीश चंद्र जी। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी लोक बंधु हॉस्पिटल से हैं, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमित सिंह संयुक्त निदेशक ट्रेनिंग परिवार कल्याण निदेशक, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। कितनी सरकार तैयार है, मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि BF7 जो एक नया वेरिएंट आया हुआ है, अगर उसको लेकर एक नई लहर आती है, जिस तरह से हमने देखा कि ओमिक्रॉन के आने के बाद एक नई लहर आई, जिसके बाद ऑक्सीजन को लेकर लगातार जो है एक सवाल खड़ा होता रहता है, अगर उस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है हरिश्चंद्र जी? ये सरकार की पूरी तैयारी है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लेकर के बैठक किया है केंद्र में, और उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में इसके लिए इसको लेकर के बैठकें की है और पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी चीन से जो लोग भी यात्री आते हैं उनका RT-PCR टेस्ट होगा और जांच रिपोर्ट तक आने तक वो सब आइसोलेशन में रहने के लिए उनको रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता 40 मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध है। ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगे थे पिछले कोविड के दौरान वो सब फंक्शनल हैं, चाहे वो दवा की बात हो चाहे अन्य जो सुविधाएं उपचार की हैं उसकी बात हो, उसको लेकर के सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसको उस चुनौती को फेस करने में सरकार को कोई समस्या नहीं होगी। वैसे इस वेरिएंट के बारे में जो आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के जो निदेशक हैं डॉक्टर साहब का बयान आया था कि ये जो वेरिएंट है ये श्वसन के श्वास के ऊपरी हिस्से को, श्वसन नली के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है और इसीलिए नेजल जो ड्राप है उसकी सरकार ने अनुमति दी है कि नेजल ड्राप लोग ले सकते हैं और वो श्वसन नली के ऊपरी हिस्से को सुरक्षित करता है।
तो इस तरह से जो अभी एक आगरा में एक जो चाइना से एक सज्जन आए थे जिन्होंने स्वयं अपना जांच कराया था, और उनमें जो वहाँ के सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव हैं, उनका बयान आया कि उसको किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, उन्होंने उनको आइसोलेट कर रखा है। और जो रैपिड रिस्पांस टीम है उन्होंने पूरे उनके परिवार की जांच की है, तो किसी तरह का कोई सिम्टम अभी तक उनके परिवार में या उन लोगों में नहीं पाया गया है। इसी तरह सरकार ने रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो या आने वाले समय में जो कुंभ मेला लगने वाला है वहाँ इसकी रैपिड टेस्ट की व्यवस्था होगी। तो सरकार पूरी तरह से अपने प्रदेश के सम्मानित नागरिकों की और प्रदेश में आने वाले सम्मानित नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, इस कोरोना को लेकर के पूरी तरह से सचेत। ठीक है मनीष जी, सरकार का कहना है कि पूरी तरह से तैयार है, जैसा कि आपने सुना हरिश्चंद्र जी को, उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसके बावजूद पिछली बार हमने देखा कि अगर उस तरह की कंडीशन बनती है तो सरकार कितनी तैयार है, वो जो है व्यवस्था किस तरह की रहेगी वो सामने आएगा। मनीष जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सरकार का ये दावा है कि लगातार जिस तरह से जो पूरा सिस्टम है, सभी सीएमओज को जो है वो निर्देशित किया जा चुका है तैयार रहने के लिए, मॉक ड्रिल का भी कल आयोजन किया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? शांतनु जी, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का जब मैंने बयान सुना तो मुझे इतनी हंसी आई उनके बयान पर कि हर चीजों में वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने के लिए क्यों आतुर रहते हैं। इस समय देश और दुनिया में जो परिस्थिति पैदा हुई है और तीसरी बार देश और दुनिया के अंदर डर का माहौल पैदा हुआ है। जीवन तो बचाने की बात हो रही है, लेकिन जीविका का प्रबंध कैसे होगा, हमारे भोजन का इंतजाम कैसे होगा, हमारे पॉकेट में पैसा कैसे रहेगा, हम अपने जीवन को कैसे चला पाएंगे, सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस बात पर अपनी बात नहीं रख रहा है कि हम अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। एक बात। दूसरी बात, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी काफी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनकी बात को मैं काटूंगा तो नहीं, लेकिन कुछ बात मैं जरूर इनसे पूछना चाहूंगा हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी से कि आज उत्तर प्रदेश में छोटे और बड़े एलोपैथ से लेकर के होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी सभी हॉस्पिटल्स को अगर आप मिला देंगे तो हमारे पास छोटे से बड़े ग्रामीण स्तर से लेकर के और लखनऊ मुख्यालय तक 5000 अस्पताल है। लेकिन दुख के साथ मुझे यह बात कहना पड़ रहा है, 6 बरस हो गया उत्तर प्रदेश में इनको सरकार चलाते हुए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र हमारे पास 13,000 सरकारी डॉक्टर है, जबकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी ये डिमांड करती है कि 45,000 से लेकर के 55,000 तक हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं शांतनु जी, कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, मेडिकल स्टाफ की आप भर्ती नहीं कर रहे, नर्सेज की भर्तियां आप नहीं कर रहे, आप सरकारी डॉक्टरों की भर्तियां नहीं कर रहे, और सबसे दुख की बात है कि मात्र उत्तर प्रदेश के पास 25,000 के तकरीबन हमारे पास बेड अवेलेबल है। आप सोचिए कि 25 करोड़ आबादी हमारे पास है और मात्र 25,000 बेड है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत की सी आबादी में मात्र एक चीन हमसे आगे है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद आज उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ आबादी के सामने मात्र 25,000 बेड है। ये हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी बहुत राजनीतिक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मॉक ड्रिल हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं शांतनु जी कि पहले तो इस गवर्नमेंट का मॉक ड्रिल होना चाहिए, ये गवर्नमेंट एक्टिव होनी चाहिए। ये राजनीतिक बयानबाजी के लिए, ये राजनीतिक, ये जो सरकार में बैठी हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके नुमाइंदा जो लोग हैं, इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता है, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है आज उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है, रोजगार को लेकर, दूसरा बेड को लेकर आपका जो सवाल है उस पर मैं जवाब लूंगा। ठीक है मनीष जी, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि रोजगार का क्या होगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आएगी तो तमाम जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका क्या होगा, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, इसके अलावा बेड की जो संख्या है वो कैसे बढ़ाई जाएगी, उस पर भी मैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी से जवाब लूंगा। लेकिन उसके पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, देखिए, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एक चिट्ठी जारी की गई, आपने भी देखा। लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, लेकिन कोरोना को लेकर सरकार जो है वो दावा कर रही है कि पूरी तरह से तैयार है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई उस पर आपका क्या कहना? देखिए, सरकार का काम है तैयारी करना, और सरकार अपनी तैयारियों पर ध्यान दे। मैं यही कहना चाह रही हूँ, जिस तरह से कि डॉक्टरों की भर्ती है या बेड की संख्या है, इन सब चीजों पर वर्क करने की जरूरत है। और रही बात आदरणीय राहुल गांधी जी की, तो पहली बार जब कोरोना की लहर आई थी तब भी उन्हें चिताया था, लेकिन तब आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। फिर उसके बाद जब दूसरी लहर आई तब आप बंगाल के इलेक्शन चुनाव लड़ रहे थे।
तो आप ये बताइए कि क्या सारा प्रोटोकॉल जो आपका है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे लिए है, या कुछ प्रोटोकॉल आप भी फॉलो करते हैं? और अगर ये पॉलिटिकल प्रोटोकॉल नहीं है, अगर कोई मेडिकल प्रोटोकॉल है तो आप भी फॉलो करिए, अगर कोई साइंटिफिक प्रोटोकॉल है तो इसको आप भी फॉलो करिए। आप ये बताइए कि गुजरात में कांकरिया कार्निवल होने जा रहा है, लाखों लोग आने की आशंका, आप ये बताइए उसके लिए क्या आपने इंतजाम किया? आप बताइए वहां पे फ्लावर शो होने जा रहा है, लाखों लोग आएंगे, क्या इंतजाम किया आपने? आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, प्रवासी भारतीय जो है प्रोग्राम होने जा रहा है, दिवस मना रहे हैं, उसमें तो राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं, उसमें जो है प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो क्या प्रोटोकॉल है वहां पर, आप वो भी बताइए। G20 की तैयारी जो चल रही है वो देश के अलग अलग शहरों में चल रही है, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल आपने अपनाया, ये बताइए। गुजरात में ही आदरणीय प्रमुख स्वामी जी की जो शताब्दी चल रही है उसमें लाखों लोग आ रहे हैं, क्या आपको उनकी चिंता नहीं? आप ये बताइए कि त्रिपुरा में जब आपने रैली की, आपको तो पता है कि भीड़ कैसे होती है रैली में, तो ठीक है, प्रियंका जी के पास वापस जाएंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं लोक बंधु हॉस्पिटल से। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ये जो वेरिएंट, जो नया वेरिएंट जिसकी बात सामने आ रही है BF7, कितना खतरनाक है और क्या इससे डरने की ज़रूरत है अगर जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए कोई मामला जो है वो सामने आता है और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लोगों को इन्फेक्ट करता है और जो लोग वैक्सीन, जिनका पहले वैक्सीन जो ले चुके हैं उनको भी ये इन्फेक्टेड कर देता है? ठीक कह रहे हैं कि जो नया वेरिएंट आया है, जो इसके बारे में सूचनाएं हमें मिल रही हैं जी, वो विदेशों से ही मिल रही हैं, क्योंकि हमारे देश में जो 2-3 केसेस आए हैं वो उस तरीके का लक्षण नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं जो विदेशों में आ रहे थे। विदेशों में जो आ रही है उसके साथ उसका जो R पॉइंट है उसका 17-18 है, मतलब 1 से करीब 20 लोगों तक वो फैला सकता है, इतना खतरनाक है। जो पहले वाला वेरिएंट था वो 1 से 5 फैला रहा था, ये 18 से 20 लोगों तक फैला रहा है विदेशों में, मतलब वो कुछ घंटों में ही 18 से 20 लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है, या जो अभी उत्तर प्रदेश में तो खैर कोई केस नहीं आया है, जो 1-2 केस हैं जिनोम सीक्वेंसिंग हो रही है उसका रिपोर्ट आएगा अभी, लेकिन जो गुजरात और सूरत में आए हैं उससे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो उस तरीके का खतरनाक है। उसमें भी सिम्टम माइल्ड सिम्टम थे और ठीक होके वो होम आइसोलेशन में ही घर पे हो गए। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी राहत की खबर है भारत के लिए, चाहे हमारी इम्यून व्यवस्था हो या हर्ड इम्यूनिटी की वजह से या हमारा जो वैक्सीनेशन है, किसी भी वजह से इन सब का मिला जुला रूप ये है कि हम लोग अभी सुरक्षित हैं। लेकिन ये सुरक्षित ही रहें, इसके लिए जो प्रोटोकॉल बताए गए हैं, आप लोगों के माध्यम से बताए जा रहे हैं, सरकारों के द्वारा बताए जा रहे हैं, वो प्रोटोकॉल हम लोगों को मानना पड़ेगा और मानना शुरू कर देना चाहिए। हम लोग अपने अस्पतालों में पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के द्वारा और तरह तरीके उपाय अपनाकर एक आदमी खड़ा करके गेट पर ही सबसे अनुरोध किया जा रहा है कि सब लोग मास्क पहन लें। अब चूंकि 3-4 महीने से मास्क पहनना बंद हो गया था, तो फिर से उसको मास्क तक लाने में थोड़ा सा प्रयत्न करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन फिर भी 80-90% लोग अब पहनना शुरू कर दिए हैं। ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर मास्क पहन ले रहे हैं और फिर सैनिटाइजर का उपयोग, हाथ धुलने की कोशिश करना, हाथ धुलने के लिए सही तरीके से हाथ धुलते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग में भीड़ भाड़ वाली जगहों पे थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर ये प्रोटोकॉल अगर हम पालन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम कोविड के नाम से जो हम लोग भयभीत हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में वैक्सीनेशन के लिए जो लोग बचे रह गए हैं, जिनको बूस्टर डोज या नहीं लगा पाए हैं, वो जाकर बूस्टर डोज लगवा लें। और बच्चों में अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो वैक्सीनेशन, क्योंकि यही एक हमारा हथियार, सबसे महत्वपूर्ण हथियार यही 4 चीज़ है और इसी से हम बचे रह पाए हैं और आगे भी बचेंगे। ठीक है, डॉक्टर अमित सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए सर, लगातार हमने देखा कि चीन में किस तरह के हालात बने हुए हैं, तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। भारत के नज़रिए से देखा जाए, चीन को देखा जाए, तो किस तरह की दोनों ही देशों की अगर बात की जाए तो किस तरह के हालात जो हैं वो डिफरेंट है दोनों ही कंट्रीज़ में? क्योंकि हमने ये देखा है कि लगातार चीन में जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्या भारत में भी ये वेरिएंट इसी तरह से फैल सकता है? चीन कहा यह जा रहा है कि चीन का, चूँकि उन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन लगातार लगाया, तो जो इम्यूनिटी है वहाँ के लोगों में नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं सर आप? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि चाइना में नील कोविड पॉलिसी के नाते उन्होंने लॉकडाउन इतनी कड़ाई से लागू किया कि हर्ड इम्यूनिटी वाला जो पहलू था वो
कहीं ना कहीं अछूता रह गया है। जी और मैं डॉक्टर अजय बोस की बात से आगे बढ़ाना चाहूँगा जी और ये आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी वायरस से, कोई भी वेरिएंट हो। लेकिन हाँ, सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। सारे प्रोटोकॉल्स का जब हम पालन करेंगे तभी अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का हम अपना सबूत भी दे पाएंगे और अपने परिवार को, अपने देश को, प्रदेश को हम इस बीमारी से बचा पाएंगे। क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी जैसा अभी तक जो शुरुआती रिपोर्ट से पता चल रहा है कि काफी ज्यादा है। जी तो इसमें तो मास्क की अहमियत और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसमें पब्लिक गैदरिंग या इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और हम लोगों की भाषा में हमेशा ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम इसको बचा पाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योर की नौबत ना आने पाए। और देखिए, किसी भी वायरस में, चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, या ये अब अगर थर्ड वेव आती है, तो इसमें जो हमारी बुजुर्ग पॉपुलेशन है या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, किसी तरीके से इम्यूनिटी कम है जी या और किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो वो हमेशा खतरे पे रहते हैं। लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो हम बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी मॉक ड्रिल की बात हो रही थी। जी ऐसा नहीं है कि ये मॉक ड्रिल केवल हम लोग कल करने जा रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि पूरे देश में एक साथ हो रहा है। जी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के दिशा निर्देश में हम लोग पिछले साल भर से, या आप कहें सेकेंड वेव से ही, हम समाप्त होने के बाद से लगातार मॉक ड्रिल करते चले आ रहे हैं। लगभग हर 1-1.5 महीने पे मॉक ड्रिल होती है। हम अपनी तैयारियों को परखते हैं, सारे ऑक्सीजन प्लांट चलवा के देखते हैं, तो काफ़ी हद तक हम लोग तैयार हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो चिकित्सा समुदाय है उसको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स कम है हमारा सरकारी सेवाओं में। और अगर हमें किसी तरीके से हम इन्फेक्टेड होते हैं तो मरीजों की सेवा करने में जरूर दिक्कत होगी। तो अभी भी समय है, हम वॉर फुट पे जाके अगर नए डॉक्टरों की भर्ती कर पाएं, या अपना, चूंकि मेडिकल एक टीम वर्क होता है हमेशा, तो पैरामेडिक्स और एएनएम और ये जितने भी और अदर स्टाफ है उनको हम काफ़ी हद तक भर्ती करके इस चीज़ को और बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे। ठीक है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, बेड को लेकर लगातार मनीष जी ने सवाल उठाया है, लेकिन आज किस तरह से जो बेड है वो अस्पतालों में बढ़ाया जा रहा है, उनकी क्षमता किस तरह से बढ़ाई जा रही है। हालांकि आज मैंने देखा कि कानपुर पहुंचे हुए थे वो जो डिप्टी सीएम है हमारे, और हैलेट हॉस्पिटल में 100 बेड का आज उद्घाटन किया गया। 100 नए बेड जो है वो बढ़ाए गए हैं। और कितनी संख्या में जो बेड है वो बढ़ाए जा रहे हैं अस्पतालों में, क्योंकि अगर किसी तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो ऐसे में पिछली बार भी हमने देखा कि बेड लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा था। लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो भी लोगों से कह रहे थे कि आप हॉस्पिटल मत आइए, क्योंकि हॉस्पिटल पूरी तरह से फुल हो चुके थे और लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन उनका नहीं हो पा रहा था। तो इस बार बेड की संख्या किस तरह से बढ़ाई जा रही है। दूसरा, जो लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको रोजगार को लेकर भी मनीष जी जो है वो सवाल उठा रहे थे। हरीश जी, देखिए, सरकार की तैयारियों का जहां तक सवाल है जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र ने लोगों के लिए रोजी रोटी का सवाल उठाया जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी से ही ये निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 1 वर्ष तक जो लगभग 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज सरकार देती रहेगी। इसके साथ ही रोजगार के लिए वो रेहड़ी पटरी वाले हों, वो छोटे दुकानदार हों, वो एमएसएमई इकाइयाँ हों, सबको सब्सिडाइज करने का काम किया गया। सबको बैंकों से और ऋण उपलब्ध कराने का काम किया गया। सरकार ने जो भी हर संभव सहायता हो सकती थी, लोगों की रोजी रोटी की गतिशीलता बनी रहे, और जो पिछले कोविड के दौरान जिनको समस्याएं आई थी उन समस्याओं को दूर करते हुए पुनः जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी पटरी पे आ जाए, जिसके लिए सरकार ने सतत प्रयत्न किया। उसी का परिणाम है कि तेज रफ्तार से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो तेजी के साथ आगे बढ़ी है। वो उत्तर प्रदेश का आप रेवेन्यू कलेक्शन ले लीजिए, या पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था है उसको, जो उसके विकास को जो उसको रफ्तार मिली है,
वो इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाए वो सार्थक और मजबूत कदम थे, जिसके कारण लोगों के रोजी रोजगार और जो व्यवसाय हैं, व्यापार हैं, वो पूरी तरह से पूर्व की भांति पूरी तरह से चलने लगे। देखिए हरिश्चंद्र जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है सर? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है, लॉकडाउन लग जाता है, तो ये जो तमाम लोग जो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं या फिर रेहड़ी पटरी पर लगाकर पैसा कमाते हैं, उनके पास कैश की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, और लॉकडाउन लगता है। इस सिचुएशन में उनके पास सबसे बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है सर। देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया जी, और जो एम्स के डायरेक्टर हैं उनका भी अभी बयान आया था, 2-3 दिन पहले ही मैंने देखा था कि ये जो नया वेरिएंट आया है जी, ये इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कोई घातक नहीं पड़ने वाला है, और हम सब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक अव्यक्त भय से ग्रस्त न हों। हम कोविड को लेकर के मास्क लगाना या अन्य जो उसके लिए सतर्कता है उसको बरतना जरूरी है कि हम अपने खान पान में और अपनी जीवन शैली में उन सारी जो सतर्कता है उसको बरतें, जिससे हम इस तरह की किसी भी तरह के वायरस से बचे रहें। ठीक है मनीष जी। और वो किसी के लिए भी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो आवश्यक सतर्कता है, आवश्यक जो सावधानियां हैं, वो हम सबको बरतनी चाहिए। वो मास्क लगाना हो, गुनगुना पानी पीना हो, या भीड़ भाड़ की इस तरह की बहुत सारी स्थितियों से बचे रहना हो, तो इन सबको, और जहां किसी को कोई दिक्कत इस तरह की समस्या महसूस हो रही, वो टेस्ट उसको कराए। सर ये जवाब दे दीजिए, बेड कितने बढ़ाए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में? मनीष जी ने पूछा सर, बेड कितने बढ़ाए जा रहे हैं, क्या उसको लेकर कोई डेटा है इस वक्त, कोई जानकारी? बेड के बारे में जी देखिए, बेड के बारे में पिछली जब सेकंड वेव आई थी उसके बाद सभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें 100 बेड बढ़ाए गए थे। जितने सीएचसी हैं और पीएचसी हैं, सभी सीएचसी पे 20-20, 25-25 बेड बढ़ाए गए थे। पेडियाट्रिक वार्ड जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जितने सुपर स्पेशलिटी उसमें पेडियाट्रिक वार्ड बनाए गए थे। सभी सीएचसी पीएचसी पर ये बेड बढ़ाए गए थे, ताकि किसी तरह की जो मैक्सिमम हम सुविधा दे सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर उसकी सरकार ने व्यवस्था की है। और जहां भी आवश्यक समझेगी, इसीलिए मॉक ड्रिल होने जा रहा है। जहां भी अपनी तैयारियों को परखने की जो हमने तैयारियां कर रखी हैं उसको पूरी तरीके से कि हम हमारी जो तैयारियां हैं कितनी इस तरह की किसी चुनौती को फेस करने के लिए तैयार हैं, उसी के लिए ये मॉक ड्रिल है। तो उसके लिए ठीक है सर। मनीष जी देखिए, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से जो राशन है वो गरीबों के लिए योजना जो है वो फिर से शुरू कर दी गई है, और बेड जो है वो ऑलरेडी बढ़ा दिए गए। शांतनु जी जी, बेड की और डॉक्टर्स की नियुक्ति की बात तो बाद में हम करेंगे जी। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि बहुत वरिष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये जब बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक के लिए मुफ्त में अनाज देने की बात कही है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आपकी वरिष्ठता पर भी कभी कभी मुझे संदेह होने लगता है। क्या मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में आपने सोचा? क्या उन नौजवानों के बारे में सोचा जो इस समय तमाम फैक्ट्रियों में जाकर के औने पौने दामों पर वो काम कर रहे हैं, औने पौने दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं? कभी इस बारे में सोचा आपने? उनकी रोजी रोजगार कैसे चलेगा, इस बारे में कभी सोचा आप? और रहा सवाल बैंकों से ऋण की बात, आपने बहुत ही थोड़ा सा गंभीरता के साथ आपने कहा हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी। पहले वेब में जिन लोगों ने ऋण लिया था, रेवड़ी पटरी पर काम करने वाले, आज के समय में भी वो ऋण नहीं भर पाए हैं। सेकेंड वेव चला गया, थर्ड वेव आने की आशंका है। ऐसी परिस्थिति में जो एक ऋण आदमी चुका नहीं पाया है, दूसरे वेब में और किसी भी तरह से उस अभी सरकार का एक बहुत ही बैंकिंग सिस्टम को मुझे समझ में नहीं आता कि इनका बैंकिंग सिस्टम क्या है। पैन कार्ड देता है आदमी, आधार कार्ड देता है बैंक से लोन लेने के लिए।
ये कहते हैं कि हम तीसरी बार अगर हम जाएंगे बैंक में तो कहते हैं बैंक वाले कि इनका सिविल स्कोर खराब है, बैंक को ऋण नहीं मिल रहा है। और हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आप कहां की बात कर रहे हैं? आकाश की बात मत करिए, आप लोग जमीन की बात करिए। जमीन पर जो आपकी यथार्थ है, वास्तविकता है, आज जमीन पर रहने वाले जो लोग हैं, आपके प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री की तरफ से और आपके उप मुख्यमंत्रियों की तरफ से हेलीकॉप्टर से नहीं जनता उड़ती है। जनता पैदल चल करके खेतों में आज के समय में, ठंडी के समय में काम करने जा रहे हैं। डीजल का दाम जानते हैं आप कितना हो गया है? गेहूं की सिंचाई हम कैसे करेंगे? आपने कभी बोला आपने कि गेहूं की सिंचाई किसान कैसे करेगा? गन्ने की सिंचाई कैसे करेगा? कभी इस बारे में सोचा आपने? सरसों की खेती कर रहा है किसान, उसके बाद खेती की सिंचाई कैसे करेगा? इतने महंगे डीजल और पेट्रोल हमारे सामने, एक बहुत ही बड़ा पेट्रोलियम का दाम बहुत ही महंगाइयों की ऊंचाइयों को छू चुका है। शांतनु जी, आज किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। खाद बीज का जिस तरह से रेट बढ़ा है, आज 45 किलो की बोरी खाद की आपने कर दी, 50 किलो का दाम ले रहे हैं, वो भी दाम आकाश तक पहुंच चुका है। उसका जो दाम है वो आकाश तक पहुंचा दिया आपने। कभी भी बात करिए तो भारत गांवों का देश है। 6 लाख से ऊपर हमारे पास गांव है। आज उत्तर प्रदेश में 58,194 गांव है और आपके पास पीएससी जो है 3,604 है। आप कभी सोचते हैं इस बारे में? आप बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन कभी इस बारे में सोचते हैं आप कि 3,604 मात्र उत्तर प्रदेश की गांव में अस्पताल है आपके पास? कभी इस बारे में सोचा आपने? ब्लॉक स्तर पर आपके पास 856 अस्पताल है। क्या बात करते हैं आप लोग? आप लोग कभी इस बारे में सोचते हैं कि 58,000 से ऊपर हमारे पास ग्राम सभाएं हैं? हर ग्राम सभा में हमारे पास पीएचसी होनी चाहिए थी, लेकिन आज हमारे पास मात्र 3,604 पीएचसी है। लंबी लंबी बातें होंगी, कोरोना कैसे रुकेगा? हमने तो देखा है सेकेंड वेव में ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा था। शांतनु जी, आपने भी देखा है, लाशें नदियों में तैर रही थी, चील कौवे और कुत्ते खा रहे थे नोच करके, और उत्तर प्रदेश की सरकार के पास दाह संस्कार करने के लिए भी संसाधन नहीं थे। ये झूठे लोग, बेईमान लोग और धूर्त लोग टेलीविजन पर चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, इस भारत की धरती को बचा लेना। ये उत्तर प्रदेश और देश की सरकार में कुवत नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और देश की सरकार में क्षमता नहीं है कि अगर कोई वेब आया तो उत्तर प्रदेश और देश को ये लोग बचा पाएंगे। ये झूठे और मक्कार लोग हैं। अभी ब्रजेश पाठक का मैं बयान सुन रहा था, कानपुर में गए हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी। अरे आप तो बहुजन समाज पार्टी से आए हुए लोग हैं, आपकी एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, एक आपका सिद्धांत नहीं है। कभी भी सत्ता के लिए किसी भी दल में आप जा सकते हैं और समाजवादी पार्टी को कहते हैं गुंडों की पार्टी। अदिति सिंह अभी रायबरेली में जमीन कब्जा करने के लिए गई थी, इनकी एमएलए हैं। आप पूछिए शांतनु जी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडई कर रहे हैं, जिस तरह से छीना झपटी कर रहे हैं और जिस तरह से विभागों में घूम करके दलाली कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, इन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि तुम अपनी दलाली बंद कर लो, हम अधिकारियों को सावधान कर देंगे। ठीक है मनीष जी, देखिए राजनीति, ठीक है मैं राजनीति में, मैं आज की बहस का जो मुद्दा है मनीष जी, मैं कहता हूं कि उस पर ही बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारे साथ दो सम्मानित मेहमान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर अमित सिंह जी। एक छोटी सी बात कह रहा हूं जी, चीन में 125 से ऊपर वेरिएंट इस समय एक्टिव है। चीन में 125 वेरिएंट से ऊपर एक्टिव है और उत्तर प्रदेश और देश में सिर्फ एक BF7 की बात हो रही है। आप सोच रहे हैं इस बात को कि वहां से अगर वेरिएंट ट्रांसफर हुए और देश और दुनिया में फैले तो क्या नतीजा होगा, क्या हश्र होगा? हम तो ये बात कहते हैं कि चीन से जितने भी रॉ मटेरियल आते हैं हिंदुस्तान में, उन रॉ मटेरियल पे बैन होना चाहिए। और सिर्फ हवाई जहाज की बात हो रही है, तो विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है, हवाई जहाज की बात हो रही है। अरे हमारे विदेश से यात्री और तमाम रॉ मटेरियल हमारे समुद्री मार्ग से भी आते हैं, इस पर भी रोक लगना चाहिए, उस पर भी जांच होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन पे बात जांच होनी चाहिए, बस स्टैंड पे जांच होनी चाहिए। और ये लोग कह रहे हैं कि मैं जवाब देता हूं, आपकी बात का जवाब दे देता हूं। जी हरीश जी। शांतनु जी, समाजवादी पार्टी अपनी निराशा और हताशा में भाषा की मर्यादा भी भूल जाती है, इस बात की इतना भय पैदा करना चाहती है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने कृत्यों से भयभीत है, वैसे ही वो कोरोना के इस जो वेरिएंट चाइना से जिससे ग्रस्त है, उसके काल्पनिक भय से भारत के लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। अरे मित्र, आप भयभीत न होइए, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भयभीत नहीं है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के
रोजगार का हरीश समुचित श्रीवास्तव प्रबंध जी, उत्तर आदरणीय प्रदेश की योगी जनता आदित्यनाथ जी भयभीत की होने वाली सरकार ने जनता किया नहीं है। देश और की जनता भयभीत होने वाली नहीं है। किसानों की और आप बात हरीश चंद्र जी, करते एक हैं। बात आपकी जानकारी के लिए बता कोरोना दूं कि भारत की जनता कोरोना का जो की इम्यूनिटी सेकंड पावर है, वेव के दौरान भारत की भी जनता का जो इम्यूनिटी किसानों ताकत का है, और वो दुनिया के किसानी सभी का देशों के कोई नागरिकों से कार्य बेहतर है। बाधित नहीं और हुआ था। हिंदुस्तान की जनता किसानों आपके का और सरकार की किसानी का नीतियों की वजह से नहीं कोई बची कार्य है। बाधित नहीं हिंदुस्तान हुआ की जो था। जनता है अब उसी वो का प्रकृति परिणाम के था दी हुई संपदा जो हमारे इसी की शरीर में ईद है, प्रकृति ने जो हमारे इसी शरीर में की ताकत ईद दिया है, उस में ताकत जो की बदौलत बढ़ोतरी हम हुई, जिंदा है, रिकॉर्ड उस ताकत की बढ़ोतरी बदौलत हम खड़ा है। कृषि उत्पादन में और व्यापार में जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई उसको जरा कहां पर व्यापार में बढ़ोतरी इतनी हुई? हताशा कहां पर व्यापार में बढ़ोतरी मन हुई पे है? छानी चाहिए। अरे हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, नहीं, आज हरीशचंद्र जी, उत्तर देखिए, प्रदेश के व्यापार- नौजवान ठीक है, सड़कों आप- पर घूम रहे आप- थे डिग्रियां लेकर के, समाजवादी उनके पास पार्टी रोजी की रोजगार हताशा नहीं नहीं है। नहीं हरीशचंद्र जी, आपका मेरे कहना समझ में ठीक आती है, है। ठीक है, व्यापार में वृद्धि लेकिन- हो रही है, निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए, लेकिन काल्पनिक बात से एहतियात बरतने की भी लोगों को जरूरत है ना भयग्रस्त सर। लगातार करने जिस का तरह से उन्होंने कहा कि प्रयास देखिए किसान- टेस्टिंग की जानी किसान चाहिए, जो खुशहाल तमाम है। विदेश से जो यात्री आते हैं, खुशहाल किसी है। भी बात से आए, हरीशचंद्र खुशहाल है। श्रीवास्तव जी, टेस्टिंग जो है वो होनी उत्तर प्रदेश चाहिए। के जो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति दूसरी है, बात- उसके बारे में ठीक है, जानेंगे तो आपके पैरों के तले ठीक है जमीन मनीष जी, खिसक जाएगी। ठीक है मनीष जी। हरिश्चंद्र जी, एक सवाल एक नेजल आज विभाग एक नेजल करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मैं और आपको मौका दूंगा, मुख्यमंत्री मनीष हैं, यहाँ के सम्मानित डॉक्टर्स हैं और चिकित्सकीय स्टाफ है जी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हरिश्चंद्र जी, लोगों के लिए एक छोटा सा मेरा उनकी सवाल ले लीजिए, समस्याओं के निदान के लिए छोटा सा मेरा सब सवाल प्रबंध लीजिए, सरकार के शांतनु पास जी के है। माध्यम से आपसे एक सवाल छोटा सा पूछना जल्दी चाहता जल्दी पूछिए मनीष जी। शांतनु जी। जी, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आप बहुत देखिए- योग्य हैं, आपकी योग्यता पर कोई सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन आप एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं। प्रति व्यक्ति कितना मेरे रुपया मित्र साल में सालाना खर्च करती अपनी है? पार्टी की हताशा निराशा ठीक है। को भाई, जनता हमारी में मत हताशा करिए। नहीं था। ठीक है अरे सर, भाई, जवाब लेते हैं हमारी मनीष जी, हताशा मनीष जी, हमारी मनीष जी, हताशा निराशा मनीष जी को जवाब जनता में लेते हैं, मत जवाब थोपिए। लेते हैं, ठीक है। हरिश्चंद्र अपनी जी, भाषा की इनके मर्यादा सवाल का का जवाब दीजिए, मनीष जी के सवाल का जवाब दीजिए, इसके साथ साथ मेरा भी एक सवाल है, उत्तर ठीक है प्रदेश सरकार एक व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश सर। में कितने सवाल रुपए साल में उन्होंने खर्च सुन करती लिया है? मनीष जी, एक- सवाल हाँ, सुन लिया उन्होंने सर। हाँ, ठीक है, बताइए। मेरा भी एक सवाल है हरिश्चंद्र जी, सवाल यह है कि नेजल जो वैक्सीन आपने कहा कि नेजल वैक्सीन जो है वो आ गई है, लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही मिल रही है, आम पब्लिक के लिए अभी भी सरकारी अस्पतालों में वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो ये वैक्सीन जो है वो सरकारी अस्पतालों में कब उपलब्ध होगी, इसको लेकर क्या अपडेट और सामने आ रही, ताकि जो वैक्सीनेशन जो के तरह से कैंपेन है वो और भी ज़्यादा तेजी से चलाया जा सके। हरीश जी, जरा मेरा सवाल का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, वैक्सीन को लेकर के भी जी पिछली बार समाजवादी पार्टी ने तो अरे उसको मैंने जो बीजेपी की सवाल वैक्सीन पूछा बता हरीश जी, दिया उसका था। हरीश जी जवाब बोलिए दीजिए ना, ना, वैक्सीन तरह की तरह बात की बोलिए बातें ना। लोग हरीश कर जी, रहे थे, लेकिन निःशुल्क वैक्सीन उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए उपलब्ध कराया था। अरे आपके ईश्वरीय स्वरूप योगी आदित्यनाथ जी साल में एक व्यक्ति पर कितना उसी रुपया तरीके स्वास्थ्य से महात्मा में खर्च ठीक एक है। करेंगे? नेजल वैक्सीन भी ठीक है। देखिए मनीष जी, नेजल वैक्सीन मनीष भी जी, सरकार- आप ये नहीं कह सकते सरकार कि वैक्सीन उपलब्ध छोड़िए। कराएगी। पिछली बार अखिलेश जी ने बयान दिया कि उत्तर देखिए हम प्रदेश के वैक्सीन नहीं सामान्य- लगवाएंगे, उसके बाद सम्मानित बवाल हुआ। नागरिकों को- ठीक है सर, मैंने सुन लिया। कोई ठीक दिक्कत है। नहीं आएगी, महात्मा की कोई स्थिति कठिनाई है, नहीं। देखिए, मैं पिछली बार- वाकई मैं में आपके शांति- पिछली चैनल बार के माध्यम से- पिछली बार नहीं, नहीं, सरकार की तरफ ठीक से है, वादा करता हूं। ठीक है, मैं समझता हूँ, गंभीरता को समझता हूँ। अखिलेश जी ने शायद नहीं समझा था, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। ठीक है, की बात करते हैं। ठीक है। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी प्रियंका शांतनु जी। जी, मेरे सवाल का जवाब तो दिला दीजिए। शांतनु जी, इनसे ये पूछिए कि अभी इससे पहले अभी एक चिकनगुनिया और ये जो जितने भी कोविड जो कहते हैं कि अभी एक तरह से पूरा लखनऊ ग्रसित था, तो आप ये बताइए उसमें क्या तैयारी थी? उसमें भी तो अस्पताल नहीं मिल रहे थे। जो तो सिर्फ आप बताइए कि मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी प्रॉब्लम थी, वहां भी बेड नहीं मिल रहे थे। ये अभी बहुत दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात है। लोग त्राहिमाम हुए थे। आप किस तैयारी की बात कर रहे हैं हरीश जी? कोई तैयारी नहीं है आपके पास, ना अस्पताल है, ना बेड है, ना कोई महामारी की तैयारी नहीं है। आए दिन पाठक जी इधर उधर सर्वे करते हैं, कहीं दवाइयां मिलती है, कहीं बेड नहीं होता, चुनाव के अलावा इनके पास कोई तैयारी अपना नहीं है। सिस्टम दुरुस्त काम कर पाए, अपने सिस्टम में तो खामियां निकाल रहे हैं आप बैठकर यहाँ। आप बताइए किस अस्पताल में स्ट्रेचर मौजूद है, किस अस्पताल में जो है बेड मिल रहे हैं? आप एक प्रियंका जी, प्रियंका जी, देखिए कि किस तरह से प्रियंका जी, ये राजनीति का विषय नहीं है। प्रियंका जी, ये राजनीति का विषय नहीं है। इस पैनल में 2 सम्मानित डॉक्टर बैठे हुए हैं। तय करती है राजनीति। हरिश्चंद्र वो जी, आपको बताना हरिश्चंद्र है जी, कि सरकार की तैयारी क्या है। हरिश्चंद्र जी, राजनीति का विषय अगर नहीं है, देखिए कल हमने देखा कि किस तरह से क्रिसमस पर हजारों लाखों की भीड़ हमने देखी।
उसके लिए आपने किसी तरह की कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की, लेकिन आपने भारत जोड़ो यात्रा पर आपने एक चिट्ठी लिख देते हैं आप। क्या सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ही कोरोना फैलेगा? कल हमने देखा कि लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए थे, उसको लेकर किस तरह की तैयारी आपने की, किस तरह के लोगों को जागरूक किया कि आप मास्क लगाइए? सबको जो है अपनी जान की चिंता है, शांतनु जी फॉलो करने के लिए, सामान्य रूप से सभी नागरिकों के लिए चिट्ठी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कांग्रेस पार्टी को लिखी, वो तो एक सतर्कता बरतने के लिए सभी के लिए आवश्यक है। ये कोई यात्रा रोकने या ये जो कांग्रेस का दुष्प्रचार है, मुझे लगता है कांग्रेस को दुष्प्रचार के बजाय कांग्रेस को दुष्प्रचार करने के बजाय वो सतर्कता के बरतनी चाहिए जो इस कोविड महामारी से बचने के लिए आवश्यक है। और सरकार ने सभी सम्मानित नागरिकों के लिए, देखिए मुझे लगता है हरिचंद जी, इतने संवेदनशील विषय पर जो है ना वो राजनीति नहीं होनी चाहिए और किस तरह से तैयारियां की जाए, किस तरह से जो जनता है उसको राहत पहुंचाई जाए, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, देखिए नेजल वैक्सीन एक आई है, उसको लेकर तमाम तरह के जो लोगों के सवाल है वो भी मन में आ रहे हैं, लेकिन नेजल वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है लोगों के लिए और किस तरह से इसको लिया जा सकता है, इसको लेकर तमाम तरह के मन में लोगों के सवाल भी चल रहे हैं। सर देखिए अभी पिछले दिनों ही भारत सरकार ने इसको लागू किया है नेजल वैक्सीन के लिए, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है। निश्चित रूप से सारे रिसर्चर्स के बाद से जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड ये सब वैक्सीन आए थे, उसी तरीके के नेजल वैक्सीन आया है। नेजल वैक्सीन का जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको 4 बूंद एक नाक में, 4 बूंद दूसरे नाक में, 8 बूंद डालना, 2 डोज लगेंगे। और ये किसी भी वैक्सीन जो भी पहले का लगा हुआ होगा उसके साथ बूस्टर का भी काम करेगा। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी गोइंग ये वैक्सीन है। अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है, 3-4 दिनों में हो सकता है, संभवतः आ जाएगा मार्केट में और लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। और ये बहुत ही अच्छा वैक्सीन होगा क्योंकि नेजल से जो रिसर्च कह रही हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। तो जो बातें आ रही हैं कि बूस्टर नहीं लगा है, प्रिकॉशन डोज जो लगा है, उसकी जगह पे भी लोग नेजल वैक्सीन ले सकते हैं और इसको फ्रिक्वेंटली लिया जा सकता है। तो इसमें कोई कहीं डरने की ज़रूरत नहीं होगी। जो वैक्सीन में प्रिक करना होता था, निडल से लगता था, ये थोड़ा सा और इजी गोइंग वैक्सीन है। और रिसर्च के बाद से है, चूँकि हमारे लिए कोवैक्सीन जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ वैक्सीन साबित हुआ है, तो नेजल वैक्सीन भी अच्छा वैक्सीन साबित होगा भविष्य के लिए। तो ये वैक्सीन के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि भारत की जो भी वैक्सीन है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की वैक्सीन है। और इसी से हम लोग बचने की उम्मीद भी कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल को पालन करते हुए जो वैक्सीन लग रहे हैं और जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी हुई है, चूँकि हमारे यहाँ सारे लोग जो है, काफ़ी जनता जो है कोरोना से प्रभावित हुई और उससे एंटीबॉडी शरीर में बन गए हैं, तो अब हम लोग सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। जी अमित जी, देखिए ये लगातार जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के केसेस आए हैं, हार्ट अटैक के केसेस सामने आए हैं। कहा यह जा रहा है कि कोरोना की वजह से ये हार्ट अटैक के जो केस जो है वो सामने आ रहे हैं। लोग जिम जा रहे हैं या किसी तरह की कसरत कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से हार्ट अटैक आया और कई जो युवा शख्सियत है उनको भी हमने देखा। तो ये वैक्सीनेशन की वजह से या फिर कोरोना की वजह से इस तरह के जो केसेस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की हिदायत जो है वो लोगों को किस तरह की सावधानियां अपनानी चाहिए अमित जी? पीछे कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है। हाँ, ये जरूर सच है कि अगर ये वायरस इतना खतरनाक नहीं होता तो हम आप शायद इतने परेशान नहीं हुए होते जी। तो जाहिर सी बात है कि जो स्वस्थ शरीर है उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे खान पान, पौष्टिक भोजन जो भी उपलब्ध है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ही आप कुछ ऐसी चीज खाएं जो बहुत महंगी हो। जो भी आप इस समय तो हरी सब्जियां हैं, आप विटामिन सी है, नींबू, ये सब सारी चीजें आप लें, थोड़ी एक्सरसाइज करें। और हमारे पास तो योगा के रूप में जो है प्राणायाम और बहुत सारी चीजें हैं जो हम दिन प्रतिदिन करते हैं। इस समय और नियमित रूप से करने की जरूरत है, शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत है। और मैं पुनः कहूंगा कि घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसको एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये मैं डॉक्टर अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि BF7 जो नया वेरिएंट आ रहा है, किस तरह से लोगों को इन्फेक्ट करता है, फेफड़ों को किस तरह से इन्फेक्ट करता है, क्योंकि नेजल वैक्सीन जो है वो दी जा रही है और कितनी कारगर होगी अगर ये जिस तरह से इन्फेक्ट करता है, फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है, तो इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से इन्फेक्ट करता है और वैक्सीन जो है किस तरह से कारगर होगी?
देखिए, हम केवल इस वेरिएंट की बात ना करें, जी। क्योंकि कोरोना जो वायरस है, सारे वायरस हर समय ये म्यूटेशन पे रहते हैं, अपने रूप स्वरूप को बदलते रहते हैं। जी। तो चाहे वो BF.7 हो या इसके बाद का भी वेरिएंट होगा, हमेशा आता रहेगा। अभी तो वेरिएंट जब तक ये एकदम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वेरिएंट आएगा ही। हमें जो भी वैक्सीन लगा रहे हैं उसके एंटीबॉडी से इससे लड़ाई करनी है। हमारा शरीर भी खुद भी लड़ता है, जो वैक्सीन देते हैं उससे जो एंटीबॉडी बनता है उससे भी लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई में हम लोग उस कोरोना के वायरस के, चाहे कोई भी वेरिएंट का स्वरूप हो, उसको हराते हैं। तो वेरिएंट पे हमको बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। कोरोना का जो प्रोटोकॉल भारत सरकार ने या वैज्ञानिकों ने दिया है उसी को हमको फॉलो करना है और इसको बहुत रिजिडली फॉलो करना है। लोगों को, सभी को ये जानना होगा कि जब भी ये वातावरण में आएगा, चाहे वो एयरपोर्ट से आवे या कहीं से भी आवे, जब भी ये माहौल में आएगा, वातावरण में आएगा, तो हमें इसके प्रिकॉशन को रखना होगा। और जैसा आप लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अब हमें मास्क पहनना शुरू कर देना चाहिए, तो अब शुरू कर देना चाहिए। इसमें कहीं कोई देखकर या लोगों को, अभी भी हमारे अस्पताल में 20-25% लोग ऐसे आते हैं कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है। और आप लोगों के माध्यम से भी और अनुरोध करना है कि वे सभी घर से जैसे हेलमेट रख रहे हैं वैसे ही मास्क भी रखे रहें। अगर केवल इतना छोटा सा काम कर लें तो बीमार हो जाने के बाद से तो बहुत आफत आने वाली है, बहुत आफत आती भी है। हम बीमार ही ना पड़े, उसका उपाय अगर करना इतना सुरक्षित है कि केवल मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ में न जाने से और हाथ धुलते रहने से बचाव हो जाना है और टीका लगा लेने से बचाव हो जाना है, तो क्यों ना हम इस उपाय को अपना लें। मास्क को लेकर डॉक्टर अजय सिंह, माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मास्क को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं शंका रहती है कि कौन सा मास्क यूज किया जाए, या 95 मास्क यूज किया जाए, या कौन सा मास्क जो है वो यूज किया जाए। इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं एक संशय रहता है, भ्रांतियां जो है वो काफी ज्यादा है। नहीं, मास्क तो अब निश्चित हो गया है कि N95 जो चिकित्सक हैं, जो ICU में काम कर रहे हैं या मरीजों को देख रहे हैं, बस सिर्फ उन्हीं के लिए है। आम आदमी के लिए मास्क, सामान्य मास्क वही कारगर है, चाहे वो ट्रिपल लेयर का मास्क हो या घरेलू मास्क है। हमको ड्रॉपलेट्स को इसको रोकना है, बस इतने काम करने से जो भी घर में है खादी का या कपड़े का जो भी मास्क है बन सकता है, वो मास्क इफेक्टिव है और वो सुरक्षित है। इतने काम कर लेने से ही, बस एक काम यह है कि जैसे बाइक वाले हेलमेट रखते हैं, कार पे चलने पे सीट बेल्ट लगाते हैं और हम मास्क लगाने हैं। एक काम और करना है, जैसे जो स्टीम इनहेलेशन की बात हो रही है कि भाप लेना, ये काम जरूर अब शुरू कर देना चाहिए सभी को। जब भी काम से बाहर से वापस आवे तो कम से कम एक बार तो स्टीम इनहेलेशन जरूर लें, हो सके तो 2 बार लें। हम लोग के दैनंदिनी कामों में जो आयुर्वेद और योग का जो प्रभाव है उसको हम लोग लागू करें और इन्हीं सब चीज़ों से भारत विजयी होकर निकलेगा कोविड के वार से। बिल्कुल। और ख़ासकर जो वरिष्ठ नागरिक हैं अमित जी, उनको खासकर जो सांस संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको किस तरह की सावधानियां जो है वो अपनानी है अमित जी? देखिए, इसमें तो जैसा मैंने बताया कि इम्यूनिटी बूस्टर जितने भी हैं, आप विटामिन हैं या जो अच्छा भोजन है, थोड़ा सा प्राणायाम, और जाहिर सी बात है पब्लिक गैदरिंग में इन बुजुर्गों को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण कोई प्रोग्राम क्यों ना हो। और अगर जाए भी तो बाकायदा, देखिए, अगर मैं मास्क लगा रहा हूं तो मैं आपको बचा रहा हूं, आप मास्क लगा रहे हैं तो मुझे बचा रहे हैं। इस भावना से अगर हम लोग काम करेंगे और सारे लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और खास करके ये बुजुर्ग या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको तो स्पेशल प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। और साथ साथ हमें सबको ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जैसा कि डॉक्टर अजय बता रहे हैं। और भारत सरकार ने और यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पूरा ग्लोबली हम लोग रिकॉग्नाइज हुए इन सब चीजों से, और जो हमारी चाहे इलाज की व्यवस्था हो, चाहे जो इसका प्रसार रोकने में हो, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रखें और कोरोना प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल का ईमानदारी से और कड़ाई से पालन करें। ठीक है हरीशचंद्र जी, मनीष जी ने सवाल आपसे पूछा था, क्या आपने उसका जवाब खोज लिया है? जी, सवाल फिर से पूछिए मनीष जी। सवाल यह है हरीश जी कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे 1 बरस में उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है, 25 करोड़ की जो आबादी है, उस पर प्रति व्यक्ति कितना खर्च करती है, सरकारी पैसा कितना खर्च होता है इलाज के लिए, ये बता दीजिए मुझे जरा, इसकी जानकारी मुझे चाहिए।
इसकी जानकारी तो मैं आपको बाद में दूंगा, इस समय मेरे पास वो आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। मैं आंकड़ा बता दे रहा हूँ आपको। लेकिन उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों की जो भी स्वास्थ्य या चिकित्सा संबंधी जो भी आवश्यकता है, उसके लिए भरपूर पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार उसका प्राविधान भी है और सरकार व्यवस्था भी करती है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव और गरीबों के लिए तो 5 लाख तक की 5 लाख निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आयुष्मान के योजना के तहत उपलब्ध है। सुन लीजिए, अब आपको आपका थोड़ा सा आंकड़ा मैं इसलिए करेक्ट करना चाहता हूं कि आप बहुत वरिष्ठ हैं और योग्य भी हैं। 733 रुपए एक बरस में आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार एक व्यक्ति पर खर्च करती है, हरिचंद्र श्रीवास्तव जी। और केरला की सरकार, जो आपकी डबल इंजन वाली सरकार नहीं है, सिंगल इंजन वाली जो सरकार है, वह 1433 रुपए खर्च करती है। अब आप देखिए कि इतना बड़ा, अभी आपने बताया कि आपने बहुत ज्यादा राजस्व एकत्रित किया है। राजस्व जानते हैं आपने कैसे एकत्रित किया है उत्तर प्रदेश में? गुंडा टैक्स लगा करके, जिसको लोग जीएसटी कह रहे हैं। सरकारी अभी आप नगर पंचायत का चुनाव क्यों नहीं करा ले रहे हैं? चले जाइए, व्यापारी ढूंढ रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। जिस तरह से गुंडा टैक्स आपने वसूला है, राजस्व की बात कर रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की जो लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनकी आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आपने उनकी कमाई को खत्म कर दिया। और आप हरिचंद्र श्रीवास्तव जी मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, आपके पास कुछ बचा नहीं है। और आप डंडा पीट करके जितना आपको राजस्व इकट्ठा करना कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश के व्यापारी भी अब डंडा लेकर के अपने दुकानों के साथ खड़ा है और ये कह रहे हैं कि आए लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर पालिका के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में वोट मांगने आए। आपका जवाब जो उत्तर प्रदेश के व्यापारी देने जा रहे हैं। और हरिचंद्र श्रीवास्तव जी, हमें इस बात का बहुत दुख है और हमें इस बात का बहुत मलाल भी है कि जिस देश ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, जिस देश ने एक बहुत ही विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखा था, आज कहीं ना कहीं 2014 के बाद उस पर बहुत बड़ा लगाम लगा है, बहुत बड़ा ब्रेकर लगा है। और अमित सिंह जी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, निदेशक रह चुके हैं, इन्होंने अभी एक सर्टिफिकेट जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को। अमित सिंह जी, आप डॉक्टरी पेशे से शायद जुड़े हो या ना जुड़े हो, आप पुलिस में आप उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल रहे, ब्यूरोक्रेट्स हैं आप। इस बात का आपको सर्टिफिकेट नहीं जारी करना चाहिए, और जारी आपने किया है तो शायद उन लाशों को गंगा में तैरते हुए आपने नहीं देखा अपनी आंखों से। अमित सिंह जी, जिस तरह का हश्र लोगों ने देखा है, ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा था, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा था, और लोग जिस तरह से मर रहे थे तड़प करके, आज हार्ट अटैक की बीमारियां क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही हैं? कभी इस पर एक कमेटी क्या केंद्र सरकार ने बनाया है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है? ये जबकि देश की संसद में इस बार सवाल उठा था शांतनु जी, अभी आपने कुछ देर पहले ये सवाल उठाया है। आज हार्ट अटैक से कितनी सामान्य मौतें हो रही हैं, लोग चलते फिरते शादी विवाह में गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और उसी समय उनकी जान चली जा रही है। और आज तक ये जो उत्तर प्रदेश देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक यात्रा को रोकने के लिए पत्र लिखा, लेकिन एक कमेटी नहीं बनाया उन्होंने कि हार्ट अटैक से इतनी आसानी से लोग क्यों मर रहे हैं। शांतनु जी, जी हरिचंद्र जी, जरा मैं मनीष जी की बात का जवाब दे दूं। जी मैं मनीष जी जो हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता जो हैं जी, ये बार बार इनके ऊपर समाजवादी पार्टी हताशा हावी हो जाती है और इनको ये नहीं मालूम है कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान गुंडे इन व्यापारियों से पैसा वसूलते थे। आज गुंडा कोई नहीं वसूल रहा है, अधिकारी जा रहे हैं टैक्स वसूलने। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपने खीर पर 5% आपने जीएसटी लगाया है, जो दूध पर आपने 5% जीएसटी लगाया है, दही पर आपने जीएसटी लगाया है। क्या बात करते हैं हरिचंद्र श्रीवास्तव जी आप? जवाब सुनने का धैर्य रखिए। कैसा जवाब आप दे रहे हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश ठीक है। देखिए हरीश जी, वक्त की कमी है, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं, माफी के साथ। हरिश्चंद्र जी, वक्त की कमी है, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ठीक है हरिश्चंद्र जी, अमेरिका में क्या था? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर हमेशा चलता ही रहता है। आप उनको गुंडा कहते हैं, वो उनको गुंडा कहते हैं। आज अखिलेश यादव जी ने भी कहा, देखिए अखिलेश जी से जब पूछा गया, उनको ये कहा गया कि आप देखिए, आप किस तरह से गुंडों को शरण देते
करते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि जिन्होंने कहा है उन पर कितने एफआईआर दर्ज है। तो ये जो देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि कोरोना की जो दस्तक है जो सुनाई दे रही है उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है और कितनी तैयारियां हैं। मॉक ड्रिल हालांकि किया जा रहा है, लेकिन इस बार ऑक्सीजन से किसी तरह की जो मौत है वो ना हो, हम यही दुआ करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।